बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मॉड्यूल 144 से 146 तक डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं 144 मॉड्यूल को। आज हम 144 मॉड्यूल में ह्यूमन मशीन इंटरफेस के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कोई भी मशीन हो उसका जो डिज़ाइन है वो इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है। यानी जितना अच्छा डिज़ाइन होगा, आजकल आपको पता है स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो स्मार्टफोन्स में सैमसंग है, हवावे है, ओप्पो है और बहुत से मॉडल हैं। तो उन तमाम मॉडल्स का जो डिज़ाइन है या जो इंटरफेस है या आउटलुक है वो आपको अट्रैक्ट करता है। जितना अच्छा इंटरफेस होगा उसकी उतनी ही अच्छी मार्केट वैल्यू होगी। तो इसी तरह जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो आपको आउटलुक मिलता है, या ये कह लें कि जो उसका डिज़ाइन होता है, फिज़िकली डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा होता है, वो उसका इंटरफेस कहलाता है। तो इसी तरह इंटरफेस में आगे दो टर्म्स हैं, वो हम देखेंगे, अर्गोनॉमिक और कॉग्निटिव। तो स्टूडेंट्स, अर्गोनॉमिक में ह्यूमन जो मशीन के इंटरफेस से लिंक करता है वो इसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ से होता है। यानी मशीन का ऐसा इंटरफेस, मशीन के वो पार्ट जो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसका इंटरफेस भी ह्यूमन को अट्रैक्ट करता है। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल आपका माउस है। तो माउस का जो इंटरफेस है ये जितना अच्छा होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे पार्ट जो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसका तल्लुक़ ह्यूमन की फ़िज़िकल एबिलिटी से होता है, जैसे माउस है तो माउस को हम मूव करते हैं, माउस को स्क्रॉल करते हैं, तो यानी ये ह्यूमंस की फ़िज़िकल एबिलिटी से इसका तल्लुक़ होता है। तो ये आपके इंटरफेस अर्गोनॉमिक में आते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कीबोर्ड भी है, वेपन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके अर्गोनॉमिक इंटरफेस की हैं। तो चले हम देख लेते हैं इसकी राइटिंग को। अर्गोनॉमिक क्या है? विच डील विद डिज़ाइनिंग सिस्टम, यानी डिज़ाइनिंग सिस्टम से जिनका तल्लुक़ होता है। दैट हार्मोनाइज द फिज़िकल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमंस, जिससे इंसान की जो फिज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं वो भी हार्मोनाइज होती हैं। यानी इंसान जब मूव करता है तो तमाम हार्मोन्स उसके काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में इंसान की फ़िज़िकल एबिलिटी परफॉर्म नहीं करती, बल्कि मेंटल जो एबिलिटीज़ होती हैं उसका तल्लुक़ होता है कॉग्निटिव से। यानी सोचने से, जो आँखों को अट्रैक्ट करती हैं, सूंघने से जिसका तल्लुक़ होता है, जिसका तल्लुक़ देखने से होता है, और देखने के बाद जब इंसान अपने माइंड में जो सोचता है, जो फिगर बनाता है, जो स्केच बनाता है, यानी इसका तल्लुक़ इन अ शॉर्ट वे मेंटल एबिलिटी से होता है। जैसे आप देखें, अगर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है, वो जितना अच्छा उसका डिज़ाइन होगा, जितना अच्छा उसका इंटरफेस होगा, उतना ही वो अट्रैक्ट करेगी। अब इंटरफेस जितना अच्छा होगा उतना ही इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जितना इंटरफेस बुरा होगा उतना ही इंसान उससे दूर जाएगा। तो उतने ही उसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो उस डीमेरिट से रिलेटेड हम देख लेते हैं एक सिनेरियो। अब इंटरफेस फोकसिंग डिमेरिट क्या है? इन अप्रोप्रिएट इंटरफेस अगर नहीं, यानी एक इंटरफेस प्रॉपर नहीं है, अप्रोप्रिएट है, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? डिलीशन ऑफ एनी रिक्वेस्ट में इन हैबिट ऑफ ह्यूमंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। सॉफ्टवेयर में अब आपको पता है कि इंसान की एक आदत है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ओके पे क्लिक करते जाते हैं, क्योंकि वो आदत बनी होती है नेक्स्ट 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 करने की। तो ये अगर आपने इंटरफेस कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि किसी जगह पे नेक्स्ट नहीं करना था, तो वो फ्लॉ है आपके इंटरफेस में, तो उस नेक्स्ट करने से क्या होगा कि हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए। यानी ह्यूमन हैबिट है, कोई भी इंस्टॉल करते हुए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए, वो नेक्स्ट की कमांड को बगैर देखे, बगैर पढ़े आगे कर देता है। लेकिन आपने इंटरफेस कुछ इस तरह का बनाया हुआ है
कि करना तो हमने नेक्स्ट ही था, लेकिन उस नेक्स्ट से कुछ कह लें कि जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। आपने स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, आपने नेक्स्ट कर दिया, तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या सॉफ्टवेयर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यानी ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है पुअर इंटरफेस का। इसी तरह 1972 में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था। क्यों क्रैश हुआ था? क्योंकि जो पायलट था वो गियर चेंज कर रहा था लैंड करने के लिए। हुआ क्या था कि उसके गियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और गियर चेंज करते हुए उसकी जो लाइट थी या बल्ब जो था वो इंडिकेट कर रहा था। तो हुआ क्या कि जब उसने गियर डाला तो अब वो जो लाइट इंडिकेट कर रही थी वो किसी प्रॉब्लम की वजह से थी, यानी वो उस वक्त उसको लैंडिंग करनी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि वो किसी प्रॉब्लम की वजह से लाइट जल गई। तो वो उसने गियर डाल दिया लैंडिंग के लिए, तो वार्निंग साउंडिंग जो थी वो कॉकपिट से आना शुरू हो गई। सो इट मीन कि इसका जो इंटरफेस था वो भी डिफ़ॉल्टी था या उसमें फ़्लॉ था, जिसकी वजह से वो जहाज़ क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसकी रेमेडीज़ क्या हैं या सोल्यूशन क्या है? कह रहा है ह्यूमन माइंड इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद ओनली about 7 details at once. That is important that interface be designed to present all the relevant information. कह रहा है कि इंसान का जो जहन है एक ही वक्त में 7 डिटेल को या 7 चीज़ों को अपने माइंड में कैप्चर कर सकता है। तो कह रहा है when a decision is required rather than to rely on the human's user memory. तो यानी कह रहा है कि उन 7 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। अब उन 7 चीज़ों को तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि 7 चीज़ें एट अ टाइम एक ह्यूमन जो है वो इंसानी दिमाग जो है वो उसको डील करने का कैपेबल होता है, अहल होता है। तो गोम्स के बारे में देख लेते हैं। गोम्स क्या? गोम्स बेसिकली 4 कीवर्ड का एब्रीविएशन है। जी फॉर गोल्स। गोल्स में कौन से काम आते हैं? जैसे डिलीट करना है किसी वर्ड फाइल में। ओ फॉर ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करना, जैसे माउस का बटन क्लिक करना है, ठीक है। एम फॉर मेथड्स हैं, यानी ये मेथड हैं, यानी कोई एक्शन परफॉर्म करना ही है ये भी, लेकिन ये क्या है कि एक्शन परफॉर्म करने के बाद कोई रिज़ल्ट भी आपको मिले। जैसे डबल क्लिक करेंगे कोई विंडो ओपन हो जाएगी, सिंगल क्लिक करने से तो नहीं होगी, डबल क्लिक करेंगे तो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह लास्ट में एस है, एस फॉर सिलेक्शन, जैसे चूज़ करना 2 मेथड में से, यानी आपने माउस क्लिक राइट क्लिक करना है या फिर लेफ़्ट क्लिक करना है, तो ये आपका सिलेक्शंस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब गोम जो है वो ह्यूमन बिहेवियर्स के फीचर से तल्लुक़ रखती है। ह्यूमन बिहेवियर MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूल 145 को। 145 में आपको पता है जब कोई एक डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है या जब कोई भी बंदा, जैसे कि मैं अगर बनाता हूँ या आप बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी ये उसकी जहानत से या उसने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से बनाया होता है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक लॉ है जिसमें कॉपीराइट लॉ है और पेटेंट लॉ है, यानी वो जो आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है कोई दूसरा बंदा उसको चुरा ना ले या उसकी कॉपी ना कर ले, उसके लिए कुछ लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ कॉपीराइट लॉ है, दूसरा लॉ पेटेंट लॉ है। कॉपीराइट लॉ क्या है जी? उसके लिए लाइसेंस बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस इशू किए जाते हैं, यानी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हो, ठीक है, यानी ओनर या और यूज़र और जिसने यूज़ करना हो, उन दोनों के दरमियान सॉफ्टवेयर बनाते हुए एक लाइसेंस दिया जाता है कि यहाँ ये कह लें कि सॉफ्टवेयर के नीचे एक एग्रीमेंट लिखा जाता है कि ये सॉफ्टवेयर फ़लाँ बंदे की प्रॉपर्टी है, इसको कॉपी करना जुर्म है, अगर कोई बंदा कॉपी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है आपका, यानी एग्रीमेंट है किस किस के दरमियान? यूज़र और ओनर के दरमियान, ठीक है। पेटेंट लॉ क्या है? पेटेंट लॉ है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उससे आपको कुछ फ़ायदा भी मिलता है, यानी जो ओनर होता है सॉफ्टवेयर का
वो सॉफ्टवेयर ओनर जो है वो किसी कंपनी से, जैसे मैंने सपोज़ अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं किसी से डोमेन लेना चाहता हूँ, यानी इंटरनेट पे उसको अपलोड करके, वेबसाइट बना के उसको अपलोड करके कुछ बेनिफिट हासिल करना चाहता हूँ, तो उस बेनिफिट हासिल करने के लिए भी कुछ लॉज हैं जिनको हम पेटेंट लॉ बोलते हैं। तो जो किसके दरमियान होता है, वर एस्टैब्लिश टू अलाउ द इन्वेंटर, जिसने इन्वेंट किया होता है उसको बेनिफिट देने के लिए, फ्रॉम एन इन्वेंशन, यानी जो उसकी इन्वेंशन होती है उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एक्वायर, तो ये क्या क्या बोल रहा है कि ये काम जो है जितने भी इसके एक्सपेंसिव होते हैं, जितना उसने टाइम यूज़ किया होता है उसको उसका बदला लेने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं। अब ये यानी इसको राइट दी जाते हैं ख़ास टाइम तक कि वो अपना सॉफ्टवेयर फ्रीली जो है वो सेल कर सकता है, जिसकी तकरीबन मुद्दत सम टाइम टिपिकल 20 ईयर्स तक होती है। तो ये याद रखना है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। अच्छा, लॉ ब्रेक करने के कुछ नुकसान भी हैं या कहने कुछ सज़ाएँ भी हैं, वो हम देख लेते हैं। इन 2004 अ लिटिल नॉन कंपनी NPT, अच्छा इसमें एक सिनेरियो है, इसमें क्या था, NPT नाम की कंपनी थी, ठीक है, उसने केस कर दिया किसी दूसरी कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी थी, रिसर्च इन मोशन कंपनी थी, उस पर उसने केस कर दिया। केस क्या था, ये जो कंपनी थी ब्लैकबेरी मेकर्स थी, यानी ब्लैकबेरी बनाती थी, यानी NPT ने ब्लैकबेरी की कंपनी जो कि RIM रिसर्च इन मोशन, ये MCQ में पूछा जा सकता है, MCQs में इसको याद रखना है। RIM कंपनी पे उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया कि इन्होंने हमारा डिज़ाइन चुराया है। तो बहुत सी मतलब एफर्ट के बाद ये NPT जो थी वो केस जीत गई, और जो ब्लैकबेरी कंपनी थी उसको 612.5 मिलियन डॉलर पे करने पड़े उस चोरी करने के बदले में। लाइबिलिटी क्या होता है, नाम से ज़्यादा जिम्मेदारी। लाइबिलिटी होता है कि आप अपना सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो कुछ चीज़ें आप बोलते हैं जी कि अगर ये इस सॉफ्टवेयर को आप गलत यूज़ करते हैं तो उस नुकसान का ज़िम्मेदार जो गलत यूज़ करेगा वो होगा, यानी आप अपने ऊपर से जिम्मेदारी उतार के दूसरे बंदे पे डाल जाते हैं जो कि उसको गलत यूज़ करता है। ठीक हो गया। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट लाइबिलिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफन इंक्लूड डिस्क्लेमर, यानी वो डिस्क्लेमर डाल देते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल 146 में अर्रे के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने पिछले एक लेक्चर में, इसको हम रिपीट कर देते हैं। अर्रे क्या है जी, सेम टाइप के डाटा का सीक्वेंस है। ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप से मुराद है कि अगर नंबर हैं तो सिर्फ नंबर ही होंगे, अगर आप करैक्टर में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ करैक्टर ही होंगे। तो दो तरह की अरेज होती हैं जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, एक 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होगा, जस्ट रोज़ होंगी, यानी एक रो हो सकती है, या ये कह लें कि सिंपली रो में डाटा को स्टोर किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे अरे फ्लोट मार्क 5, यहाँ पर 5 का मतलब है कि 5 रोज़ जो हैं वो, ये सेल 5 सेल जो हैं वो क्रिएट कर दिए जाएं। तो ये जो आपकी अरे है ये आपकी सिंगल अरे कहलाएगी, सिंगल डायमेंशनल अरे कहलाएगी। अब स्टूडेंट ये मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि अरे को इनिशिएट कैसे किया जाता है। अरे को स्टोर करने का तरीका क्या है, अरे लिखेंगे कीवर्ड आप, अब उसके बाद जो सा डाटा टाइप है, जिस डाटा टाइप में आपने इसको स्टोर करना है वो लिखेंगे। इंट है तो इंट कर दें, फ्लोट है तो फ्लोट कर दें। मैं यहाँ पर फ्लोट कर रहा हूँ मार्क 5, ये 5 का मतलब है कि 5 सेल मेमोरी में असाइन कर दिए जाएँ। ठीक है, तो ये आपकी सिंगल डायमेंशनल होगी। 2 डायमेंशनल अरे में क्या होगा कि रोज़ भी होंगी और कॉलम भी होंगी। अब इसको इनिशिएट कैसे किया जाएगा, अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम करने हैं तो आप 2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 and 2। इन 2 का मतलब है रोज़ पहले का और दूसरे का मतलब है कॉलम। ठीक हो गया। लेकिन फोर्ट्रॉन में इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इंडेक्स क्या है, अच्छा जब सेल क्रिएट हो जाते हैं तो उन सेल का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यही कह लें ये इसका एड्रेस है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 0 से स्टार्ट होगा, इसी को हम इंडेक्स का नाम देते हैं। और लास्ट वाला जो है
अगर 10 सेल हैं तो लास्ट वाला 9 होगा, अगर 11 सेल हैं तो लास्ट वाला 10 होगा। ठीक हो गया। एग्रीगेट अरे क्या है? एग्रीगेट अरे ये है कि डिफरेंट डाटा टाइप को जब आप स्टोर करते हैं तो उस अरे को हम एग्रीगेट टाइप अरे का नाम देते हैं, और उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्ट का। ठीक हो गया। कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? स्ट्रक्ट का। तो स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे। अब देखिए 4 ये आपकी करेक्टर डाटा टाइप है, इसकी ये करे है। फिर उसके बाद इंट, ये आपकी इंट डाटा टाइप है। एज, फ्लोट, अब ये आपकी फ्लोट डाटा टाइप है। यानी इसमें डिफरेंट डाटा टाइप को हम स्टोर कर रहे हैं। किसके नाम पे? एम्प्लॉय के नाम पे। यानी एक आपने एक एम्प्लॉय के मुख्तलिफ मेथड क्रिएट किए जिसमें उसकी स्किल है, उसकी एज है और उसका नाम है। अच्छा, अब इस डाटा टाइप में अगर आपने कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो तो उसके बाद हम डॉट लगा देते हैं। जैसे एम्प्लॉय डॉट एज, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय का जो अब एम्प्लॉय की जो आपने क्लास बनाई है उसमें से किसको एक्सेस करो? एज को। तो जो आपने एज स्टोर की होगी वो उसकी एज निकल आएगी यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा, ये याद रखिएगा। अब ये जो डाटा टाइप है एग्रीगेट अरे की डाटा टाइप है, ये जिसमें स्टोर होती है उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है। अब जैसे ये 25, अब ये मेमोरी सेल की बजाय इसको हम क्या नाम देंगे? फील्ड का नाम देंगे। ये वाला जो है एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।